वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे तफसील से सियासत पे और जो एक ओवरऑल सूरत हाल है, और इसी हवाले से जो आज की सबसे बड़ी खबर वो थी जो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई हैं इलेक्शंस के हवाले से। जो समाअत हुई कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए मुल्क में उस पर जो दरखास्तें आई हुई थी उस पर आज चीफ जस्टिस साहब ने समाअत की, और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उनसे पूछा कि तारीख के हवाले से, जिस पे जो वकील थे उन्होंने कहा कि हल्का बंदियां जो हैं वो 29 जनवरी तक हो जाएंगी, उसके बाद 11 फरवरी तक वो इंतखाबात का उन्होंने जिक्र किया। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो भी एक स्केड्यूल, जिसको ऑफिशियली तो नहीं दिया था बट जो भी तारीखें सामने आई थी इलेक्शन कमीशन से, उसमें जनवरी के आखिरी हफ्ते का जिक्र किया था। मगर आज जब उन्होंने तारीख सुप्रीम कोर्ट में बताई तो 11 फरवरी की बता दी। इस पर जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी कि वो जाकर जो सदर है आरिफ अलवी साहब उनसे मुशावरत करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये जो मशावरत है ये अहम है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का हिस्सा है। ये इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद अभी कुछ देर पहले ये इत्तला आई है, मीडिया रिपोर्ट्स ने हमें बताया है कि जो अटॉर्नी जनरल थे और उनके बाद इलेक्शन कमीशन जो थी वो गई है सदर मुमलिकत से, उन्होंने मुलाकात की है और अब मुलाकात में तारीख ही डिस्कस हुई है। एक जो ख़त भी है जो चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर को लिखा गया है वो भी सोशल मीडिया पर सामने आ गया है, उसमें भी 11 फरवरी की तारीख का जिक्र है। ये जब प्रोसीडिंग्स शुरू हुई तो ऑब्वियसली जो चीफ जस्टिस साहब थे और बाकी जजेस थे उन्होंने लॉयर्स की बात सुनी, तहरीक इंसाफ की तरफ से वहाँ अली ज़फ़र साहब पेश हुए, फ़ारूक नाइक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश हुए। इलेक्शंस का इशू जो है ऑब्वियसली ये पिछला हम कह सकते हैं कि जो पूरा साल अब मुकम्मल होने को आ रहा है, इसमें इलेक्शंस का इशू जो है बारहा डिस्कस हुआ है। जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबलीज थी वो तो साल के शुरू में ही डिज़ोल्व कर दी गई थी, उन पे भी तारीख का मसला रहा, तारीखें दी गई, सदर ने भी दी, इलेक्शन कमीशन ने भी दी, मगर इलेक्शंस जो थे वो इवेंचुअली पोस्टपोन कर दिए गए और वहाँ निगरां हुकूमतें जो हैं उनको तकरीबन एक साल हो रहा है कि वो वहाँ गवर्न कर रही हैं। और अब लग रहा था कि जनरल इलेक्शंस के हवाले से भी मसला रहेगा। पहले जब ये इशू कोर्ट में आया था पिछले चीफ जस्टिस के ज़माने में तो वो कहीं जिसको हम कहते हैं मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंच पाया। उस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब थे उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज थी, और फिर जो जजेस साहिबान थे जिनको उस बेंच में शामिल किया गया था और वो भी कुछ नाला थे मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से, तो दैट केस नेवर रियली गॉट एनीवेयर। बट आज बहुत तेज़ी से जो थी वो प्रोसीडिंग्स चली हैं और चीफ जस्टिस साहब ने ये भी अपने जो ऑर्डर्स दिए कि वो जाके प्रेसिडेंट को मिलें, उससे ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो फैसला है या जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान वो बहुत एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इससे पहले ये भी व्यू सामने आया था कि सदर के पास अब ये इख्तियार नहीं रहा कि वो तारीख दें या कंसल्टेशन करें, क्योंकि जो कानून बनाए गए थे उससे ये जो सारे पावर्स थे ये इलेक्शन कमीशन के पास आ गए थे। ये अब फैसला अब जो कल प्रोसीडिंग्स होंगी जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट में उसमें ये तय पा जाएगा। दूसरी तरफ सियासी सूरत हाल भी जो है वो आसान नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ कि इलेक्शंस किस हद तक फ्री एंड फेयर हो सकते हैं या होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो एक सूरत हाल है वो सबके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत करती हुई सुनाई देती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अलबत्ता शायद एक ऐसी जमात है जो अब लग रहा है कि इलेक्शन मोड में जा रही है, जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है। इन सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अतमी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ाहद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर असद रहीम खान साहब, माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अतर साहब, सर फाइनली आज प्रोसीडिंग्स हो गई। बहुत से लोगों को
शको शुबहात थे कि जो पिछला तजुर्बा रहा, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट इस तरफ जाएगी कि नहीं। बट आज चीफ जस्टिस साहब ने न सिर्फ प्रोसीडिंग की और उसके बाद लगाए कि द इलेक्शन कमीशन इज आल्सो फॉलोइंग इनटू लाइन, इफ वन मे सेज दैट। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आज कौम को पता चला कि जनवरी का आखिरी हफ्ता फरवरी में होता है। ये कब से हमें बता रहे थे कि 11 फरवरी को। हाँ, 11 फरवरी को जनवरी का आखिरी हफ्ता होता है। दूसरी चीज जो हमें पता चली, हमें यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये कहते रहे कि सदर ममलिकत का तो अब कोई इख्तियार ही नहीं है, वो तो तारीख ही नहीं दे सकते। ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसका भी यही मौकिफ था। अमेरिका के सफीर से ये मिले, बरतानिया के सफीर से ये मिले, सदर ममलिकत से मिलने से इन्होंने इनकार कर दिया। आज कैसे गए हैं, कितनी शायद आज तो चीफ जस्टिस साहब ने भेजा है, अगर वो ना कहते तो शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना जाते सर। पर मसला ये है कि यहाँ पे सदर ममलिकत के इस्तीफे का तो मुतालबा किया जा रहा है कि उन्होंने तारीख नहीं दी। जो जिन्होंने मिलने से इनकार किया, जिन्होंने टोटल उनके आईनी किरदार को रिडिक्यूल किया, आईनी किरदार की नफी की सदर ममलिकत की, क्या उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए? कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको सुप्रीम कोर्ट बताए कि जी तुमने सदर से मुशावरत करनी है। पहले अगर कोई पिछली जो थी जहां पे सर बड़ी मुश्किल से इलेक्शन की तारीख आई है, आप अब इस्तीफे का बीच में झंझट डाल दें ताकि वो इस्तीफा देके घर चले जाए, उसके बाद फिर नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ढूंढते रहेंगे और इलेक्शन नहीं होंगे। की कार्य हो सर? मेरे झंझट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब डलेगा झंझट तो खुद ही डल जाएगा और वो इलेक्शंस मुलतवी हो जाएंगे, खुदा न खास्ता। लेकिन ये आप खबर दे रहे हैं? नहीं, खबर नहीं। मैं अपने खदशात का इजहार कर रहा हूँ। रीजन बीइंग कि 2 सूबों के अंदर इंतखाबात टाइम पे नहीं हुए। और ये एक और चीज भी है जो बारीक वारदात डाली गई हुकूमत की जानिब से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो अब ये कह रहे हैं कि जी क्यों नहीं इंतखाबात वक्त पे हो रहे हैं। इस हुकूमत ने वक्त से पहले असेंबली क्यों तोड़ी? इंतखाबात तो 60 रोज में होने चाहिए थे। इन्होंने वक्त से पहले असेंबली तोड़ी और कहा कि जनाब अब 90 रोज में इंतखाबात होने। भाई आपको कोई जरूरी है? कहां लिखा है कि 90 रोज में? आपने तो 60 रोज में करवाने थे। तो ये इन सब की ख्वाहिशात के मुताबिक हुआ है जो कुछ भी हो रहा है। अब मोजेस अदालत ने एक फैसला दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद हो। फहद साहब, आपने सुनी होगी अतर काजमी साहब की बात। एक तरफ ऑब्वियसली बड़ा ही जिसको कहते हैं ना मिक्स रिपोर्ट सी दी है। उन्होंने कहीं बीच में ये इजहार भी कर दिया है कि उनको भी खदशा है कि इलेक्शंस और मुलतवी ना हो जाए। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की भी तनकीद कर दी। सर आप कैसे देख रहे हैं आज के फैसले को? आपको लगता है कि फाइनली अब हमारे पास तारीख आ गई है एंड इलेक्शंस हो जाएंगे इस तारीख को? जी, मैं ही कह रहा था कि देखिए, अगर आज के ऐलान के बाद भी अगर इलेक्शन जो है उनमें कुछ ताखीर होती है तो फिर तो हम एक बहुत बड़े बहरान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा अगर जो एक गैर यकीनी की एक सूरत हाल थी इलेक्शन के हवाले से पिछले चंद माह से, वो आहिस्ता आहिस्ता बदतरीज मुझे लग रहा था कि खत्म होती जा रही है। और उसमें एक वजह ये भी थी कि इलेक्शन कमीशन ने कई बार ये कहा था और प्राइवेटली भी हमें जराए ने बताया था कि इलेक्शन कमीशन बज़िद है कि इलेक्शन जो है वो होने हैं, उनका मजीद डिले नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में आज जो ऐलान हो गया है और इस तरह की एक स्पेसिफिक तारीख का भी ऐलान हो गया है और वो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा भी है कि हम इसके बाद इलेक्शन जो हर हाल में इन तारीख में कराएंगे। तो मेरे ख्याल में अब वो गैर यकीनी के बादल जो हैं वो बहुत हद तक छट गए हैं और अब इलेक्शन होने को जा रहे हैं। अब वो इलेक्शन कैसे होंगे, उनका क्या आउटकम होगा और उसके बाद क्या हमारी जो अब इस वक्त एक बहरानी कैफियत है वो कम होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इलेक्शन अब बाकी में होने जा रहे हैं। बिल्कुल सही जी। असद रहीम साहब, सर आप बताएं कि आज जिस तरह प्रोसीडिंग्स हुई हैं, ऑब्वियसली अब फहद साहब कह रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा अतर साहब के, इलेक्शंस अब तारीख भी आ गई है, उम्मीद हम यही करते हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे। पर सर बहुत से लोगों का ये भी खदशा है कि ये जो इस साल में जो वाकयात हुए हैं कहीं ये प्रेसिडेंट ना बन जाए आने वाले दिनों के लिए, कि हर दफे जब इलेक्शंस होने होंगे इस तरह के ताखीर, इस तरह की ना हमें नजर आए। सर, इज देयर एनी वे दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन एड्रेस दिस? जी बहुत शुक्रिया अरफा साहिबा। और जैसे आप कह रही हैं प्रेसिडेंट तो ये बन चुके हैं। मुझे जो बात समझ नहीं आई वो ये है कि 11 फरवरी को हम बात क्यों कर रहे हैं? हम 23 मार्च को रख लें, हम 14 अगस्त को रख लें, बल्कि क्योंकि इकबाल डे और कश्मीर डे उससे भी ज्यादा करीब हैं, आप उन दिनों पे रख लें। क्योंकि जो काम हो रहा है वो तो पूरी तौर पे अब आइन से हट के हो रहा है। आपने इस साल के हालात और वाकयात का हवाला दिया, तो जब आपने सूबाई सतह पे 2 असेंबलियों की तहलील कर दी
और उसके बाद गवर्नर साहब ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मैं इस पर दस्तखत नहीं करता, तो उन्होंने शायद आइन नहीं पढ़ा था। उसके बाद जब लाहौर हाई कोर्ट ने रास्ता निकालने की कोशिश की और कहा कि चलें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब सूबे में इंतखाबात की जो तारीख है उनका ऐलान कर दे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शायद तब भी आइन नहीं पढ़ा था। फिर उससे आगे बढ़ते हुए जब अदालत उज़्मा यानी द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड, उन्होंने कहा कि जी आप खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हर हाल में इंतखाबात करेंगे, तो क्या कुछ नहीं हुआ। रेड जोन पे मौलाना फजल साहब के लोग आ गए, आपने ये बेबुनियाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी मंजूर करा दिया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इंतखाबात नहीं हो पाए। और अब जबकि कौमी असेंबली तहलील आपने कर दी और आईन पाकिस्तान में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, बल्कि आज अदालत उज़्मा के एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने भी इसका जिक्र किया था कि सिर्फ और सिर्फ सदर पाकिस्तान ऐलान करता है, यानी पार्लिमानी और एक प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम में भी सदर का ये एक रेजिजुअल इख्तियार फिर भी रह गया है कि उसकी सवाबदीद है कि वो तारीख का ऐलान करे। उसमें भी आपने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो वाहिद इख्तियार है वो ये है, बल्कि ड्यूटी है, ये अदालत उज़्मा का फैसला है कि आपने आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात कराने हैं। यू आर नॉट एन एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी, आप ऐलान नहीं करते, लेकिन तब भी आइन किसी ने नहीं पढ़ा। तो आप जो प्रेसिडेंट की बात कर रही हैं आरफा साहिबा, प्रेसिडेंट से आगे बढ़ते हुए ये तो एक आइन से इनहराफ करने का एक तसलसल बन गया है। और 11 फरवरी उतनी ही रैंडम डेट है जितनी आप कोई और डेट की निशानदेही कर दें। मेरे हिसाब से आइन पाकिस्तान के लिए, हमारा जो वफाकी निज़ाम है यानी हमारी जो फेडरेशन है उसके लिए, हमारे जमहूरी निज़ाम के लिए आज एक बहुत एक अफसोसनाक दिन है। और जो लोग जश्न मना रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा अपना जो एक अपनी पोजीशन है वो थोड़ी सी रिकंसिडर कर लेनी चाहिए। साहब सुनिए आपने असद साहब की बात, वो तो कह रहे हैं कि खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, खामखा मैं आज सारा दिन एक्साइट होती रही, जिसको कहते हैं ना ठंडा पानी फेंका है। जी नहीं, पोजीशन तो रिकंसिडर की है ना। ये जो राजा साहब हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किस तरह गए हैं? हमने तो सुना है कि वो फ्रंट सीट पे बैठ के गए, जो आज उन्होंने कहा फौरन मुझे पहुंचाओ, और गलती से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले गए। दौड़े तो नहीं चले गए कि मौसम भी अच्छा है वही ना, तो ये तो कहते थे कि सदर का तो कोई काम ही नहीं है, कि जैसे ही इनके ऊपर जो है वो सरबराह ममलिकत को यूगोस्लाविया का सदर था। देखें ये वो मजाक किया गया है आइन और कानून के साथ। आज का जो ये है ना कि जी इंतखाबात की डेट आ गई तो कोई एहसान किया, ये तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो आप रियासत ने शहरी के साथ 50 बरस पहले किया था कि 90 रोज में और 60 रोज में इंतखाबात होंगे। और एक बड़े साने से गुजरने के बाद हमारे बुजुर्गों ने मिल के बैठ के ये आइन बनाया था। इस आइन का जैसे मजाक उड़ाया गया, हम नहीं मानते ज़ियाउल हक को सदर, हम नहीं मानते अयूब को सदर, हम अयूब के पोते से भी पूछेंगे, और लेकिन ये जो बैठे हुए 8-8, 9-9 महीनों से सूबों में, उनको हम क्यों माने? उनसे कोई पूछेगा कि भाई तुम किस आइन के तहत बैठे हुए हो? 90 रोज गुजर नहीं गए, 90 रोज क्यों गुजरे? ये क्वेश्चन होना चाहिए था। क्यों गुजरे 90 रोज? क्यों आइन को ऐसे पामाल किया गया? तब आप फ्यूचर का रास्ता रोकेंगे। और उसमें किरदार, मैं आपको दोबारा अर्ज करूंगा, किरदार सियासी जमातों का है। पार्लियामेंट का कंधा इस्तेमाल किया गया, वो पार्लियामेंट जिसमें राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे और गालिब उन्होंने बता भी दिया था कि जी सुना है आज वो सोशल मीडिया पे चल रही है कि उन्होंने तो अगस्त में ये जी उन्होंने पहले ही कह दिए थे। तो वो ये देख लेना, राजा रियाज साहब को पता था, बाकी किसी को नहीं पता था। पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं मालूम था, राजा रियाज साहब को मालूम था। देखिए ये इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो इंतहाई मायूस को है, टू बी ऑनेस्ट। अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशंस, लेकिन आपकी वाहिद आईनी जिम्मेदारी इस मुल्क में इंतखाबात करवाना है। आप जब भी अदालत में जाते हैं, कभी कहते हैं हम 7 महीने नहीं करवा सकते, अब हम ये नहीं करवा सकते, हमारे पास फंड्स नहीं है। क्या मजाक हुआ कि रियासत पाकिस्तान के पास 20 अरब रुपया नहीं है। यहाँ पे आप प्रोटोकॉल इनके देखें और ये जिस तरीके से मराद दी जाती हैं अशराफिया को, और आपके पास इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे ख्याल में ये बड़ा घनौना मजाक हुआ। और अगर इसको इसी तरह कह दिया गया ठीक है जी बस अब हो जाएगा, फिर ये आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया एंड फिर आगे बहुत कुछ होता रहेगा। जी फहद साहब, अब मूविंग ऑन सर, ऑब्वियसली अगर यू नो जैसे आपने कहा कि अब नाउ वी कैन होप कि आपने भी कहा कि इलेक्शंस आपको अब नजर आ रहे हैं सर, अब जरा सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो तैयार लग रही है सर। अब तो मतलब कि सब ये भी यहाँ तक बात करते हैं कि
आने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, पार्टी का भी आप कॉन्फिडेंस चेक करें तो लगता है कि हुकूमत अगली वो बनाएंगे। सर, इतना इस वक्त क्लियर है द पाथ टू विक्ट्री फॉर PMLN एंड नवाज, और उसके अंदर खास तौर पे नवाज शरीफ साहब और इफ आई मे ऐड हियर सर इसहाक डार साहब? लगता तो यही है कि वो कम से कम खुद वो कन्विंस्ड हैं कि अभी हुकूमत जो है वो वही बनाने जा रहे हैं, और इंडिकेशन भी ऐसी लग रही हैं। जो मुल्क में हालात हैं पिछले चंद महीने से, जिस तरीके से एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन हो रही है, और जिस तरीके से PMLN की जो मुश्किलात हैं उनमें बतदरीज हमें कमी होती नजर आ रही है, चाहे वो कानूनी हो चाहे वो सियासी हो, तो उससे लगता तो ये है कि उनके लिए इस वक्त सियासी मौसम जो है वो खुशगवार हुआ है, जबकि कुछ और जमातें हैं उनके आसपास जो है वो सियासी झक्कड़ चल रहे हैं। तो ये बात तो दुरुस्त है। अब अगर, लेकिन ये पहली बार तो नहीं हो रहा, ये तो बल्कि एक ट्रेंड है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि अगर कोई भी ये कहे कि जी ये बहुत बड़ी खबर है या ये एक अनोखा वाकया हो रहा है, तो शायद उसने पाकिस्तान की तारीख जो है वो नहीं पढ़ी। हमेशा से यही होता रहा है, सिर्फ लोग चेंज हो जाते हैं, हालात चेंज हो जाते हैं, लेकिन आउटकम्स तो वही रहते हैं। तो मेरे ख्याल में इस बारी जो PMLN जो है वो नूर नजर है। पिछले राउंड में PTI नूर नजर थी और सिस्टम उसी तरीके से चल रहा है, और अभी तक तो यही लग रहा है कि आउटकम यही है कि PMLN लेड कोalition जो है, उसका जो भी कोalition बनेगी उसका सबसे ज्यादा चांस है कि वो। बट आपके ख्याल में सर कोalition लग रही है, PMLN विल नॉट बी एबल टू विन अ सिंपल मेजॉरिटी? नहीं, मुश्किल है। देखिए इन हालात में तो आपको ग्राउंड सिचुएशन तो आपको पता ही है, यानी सिंपल मेजॉरिटी विन करना तो किसी भी जमात के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा। ये बड़ी, जो भी अगर कोलिशन भी बनती है तो बड़ी मुश्किल से बनेगी। एक फ्रैक्चर्ड सोसाइटी है, फ्रैक्चर्ड इलेक्टोरेट है और फ्रैक्चर्ड मैंडेट आएगा। बट फाद साहब, उसमें नवाज शरीफ साहब के लिए ऑब्वियसली लीगल चैलेंजेस भी तो सर बहुत हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, या इतना ही आसान होगा ये जैसे आपने कहा कि आसानियां पैदा हो रही हैं, तो ये एंड तक आसानियां ही रहेंगी? देखिए अभी जिस तरह अगर आप एक ट्रेंड देखें तो उसमें तो नजर आ रहा है कि वो आसानियां जो है उनमें कोई कमी नहीं हो रही, मुश्किलात जो हैं वो हल होती जा रही हैं। लेकिन अगेन मेरा ये मानना है आरफा कि जो फाइनल स्क्रिप्ट है ना वो भी लिखी नहीं गई, वो रोजाना की बुनियाद पर लिखी जा रही है, और वो जो हालात व वाक़यात डेवलप हो रहे हैं उनकी रोशनी में वो स्क्रिप्ट चेंज भी हो सकती है। इसलिए फिलहाल आज की तारीख में तो यही लग रहा है कि नून लीग जो है वो हॉट फेवरेट है, और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी हॉट फेवरेट हैं प्राइम मिनिस्टरियल ऑफिस के लिए। लेकिन अभी इलेक्शन में लगभग तकरीबन 3.5 महीने तो हैं, तो लेट्स सी हाउ व्हिच वे द कुकी क्रम्बल्स। सही। अब असद साहब, इसी पॉइंट को अगर मैं आपके पास लेके आऊं कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करने के लिए लीगली क्या क्या स्टेप्स की जरूरत है सर? बिकॉज ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया था, यहाँ राइट ऑफ अपील भी गालबन नहीं है, और उसके बाद लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, कानून में तब्दीली की गई मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं थी। हाउ डू यू सी द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट? जी, कानूनी जो जाविया है वो तो यही है कि पनामा केस के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था, और फिर उसके बाद एक और फैसला आया था उमर अता बंदयाल साहब का, जिसमें अजमत सईद साहब की कंकरेंस थी कि जो अशखास 62(1)F आर्टिकल 62(1)F आईन पाकिस्तान के तहत नाअहल हुए हैं वो नाअहली ताहयात है, और वो ताहयात नाअहली उनकी क्रिमिनल कन्विक्शन से मुख्तलिफ है। यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको रिलीफ दे रही है और उनकी जमानत हो रही है और कुछ केसेस में वो बरी भी हो चुके हैं, वो बिल्कुल इस चीज से मुख्तलिफ हैं। यानी ये अदालत उज़्मा की आर्टिकल 62(1)F के तहत एक डिक्लेरेशन है जो कि ताहयात है। उस पर हुकूमत का मौकफ है कि हमने इलेक्शन एक्ट 2017 में तब्दीली कर दी है, और अब वो जो सजा है वो ताहयात नहीं होगी, वो सिर्फ 5 साल तक होगी। लेकिन वो फिर एक और कानूनी सवाल बनता है कि अगर अदालत उज़्मा आर्टिकल 62(1)F की तशरीह कर चुकी है और उसके मुतालिक ये कह चुकी है कि जो नाअहली है वो ताहयात होगी, तो क्या आप आम कानून साजी के जरिए ये तब्दीली ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? ये भी मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है जिसको अदालत में कंटेस्ट किया जाएगा,
लेकिन ये खुश आइंद चीज़ है आरफा साहिबा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनका एक तवील एक सियासी सफ़र रहा है, और अगर 82 में उनको जिलानी साहब, जनरल जिलानी साहब लाए थे, और 85 में उनको ज़िया साहब लाए थे, और 90 में उनको मिर्ज़ा असलम बेग साहब लाए थे, तो अब 2023 में जबकि अब उन लोगों के भी बच्चों के बच्चे अब सामने आ चुके हैं, और अब दिस इज नाउ थर्ड और फोर्थ जनरेशन विटनेसिंग मियाँ साहब इन पावर, कि अब जो कुछ भी हो रहा है कानून के जरिए हो रहा है, और अदालतों के जरिए हो रहा है, और ड्यू प्रोसेस के जरिए हो रहा है, तो ये एक मुस्बत कंट्रीब्यूशन है, प्रोग्रेस। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अतर काज़मी साहब से, फहद हुसैन साहब से और असद रहीम खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे जो आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के हवाले से समाअत हुई। अतर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए मसाइल हल हो रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। डू यू सी द पार्टी टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शंस? कोई कहता है सिंबल नहीं होगा, कोई कहता है जमात ही नहीं होगी, कोई कहता है जमात तो होगी, कैंडिडेट नहीं होंगे, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं सर। हाँ जी, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, और कैंडिडेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये नहीं है कि कैंडिडेट्स नहीं होंगे तो खाली बल्ले के ऊपर तो लोग नहीं जीते ना, बल्ले के पीछे बैट्समैन भी होना चाहिए, तो वो अगर बैट्समैन ही नहीं होंगे तो मसाइल तो होंगे। ये हमारी बड़ी अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री रही है कि 2018 में आप किसी से पूछने तो हर दूसरा बंदा कहता था जी वो खान साहब की हुकूमत आने वाली है, खान साहब की हुकूमत आने वाली है, एक वेव चल रही है। अब आजकल हर किसी से पूछें तो वो कहते हैं मियाँ साहब की हुकूमत आने वाली है, मियाँ साहब की हुकूमत आने वाली है। पर उसमें थोड़ा सा जो फ़र्क है, उसमें फ़र्क ये है कि उस वक्त आपको शायद कोई थोड़ी पुश करनी पड़ी हो या कोई थोड़ा सा नज करना पड़ा हो। खान साहब जेन्युइनली एक पॉपुलर जो वेव थी उसके ऊपर राइड कर रहे थे, अर्बन जो सेंटर्स थे उनमें वो बड़े बड़े जलसे कर रहे थे। सर पर नज से तो ज्यादा ही था ना, और तुसी एनी भी ना वो करो, नज नहीं तो जरा धक्का शक्का था। मुझे थोड़ी सी स्पेस आप भी दे दें। नहीं, मैं कहा वैसे ही मतलब कि यू नो मतलब कि वो तो वो मैं अर्ज कर रहा था कि अर्बन सेंटर्स में वो जलसे वगैरह कर रहे थे, और लग रहा था कि जनाब उनकी सपोर्ट भी है। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि ये जो इंतखाबात है इसमें मुस्तकबिल ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो किस तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। इन इंतखाबात के बाद फिर क्या सूरत हाल बनेगी? क्या जो आवाम का बड़ा हिस्सा है जो डिसग्रंटल होगा, जो ये समझेगा कि जनाब मैं वोट नहीं डाल सका, और अभी बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि वो जो पोलिंग डे होगा वो मेरा डे होगा, आज मुझे जलसे की इजाज़त नहीं है, या जो भी है कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है, या मेरे लीडर को 4 साल आपने जो मुल्क से बाहर रखा, मियाँ साहब के जो सपोर्टर हैं या बिलावल साहब के सपोर्टर हैं, उन सब की उम्मीद है कि वो उस इलेक्शन डे वाले दिन हम अपना वज़न डालेंगे उस बहस के अंदर। अगर उस दिन उनको वज़न नहीं डालने दिया गया तो उसके बाद फिर जो वज़न पड़ेगा इस मुल्क के ऊपर, क्या उसको हम संभाल सकेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, एंड आई विल टेक दैट टू फहद साहब। बट उससे पहले इफ आई कैन क्विकली आस्क असद साहब, सर अब यू नो हम तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तो 11 फरवरी का जिक्र कर दिया है, वो चले गए सदर साहब को मिलने, कोई ख़ास अभी इतलात नहीं आई। पर सर लीगली क्या ये ऑप्शन सदर साहब के पास है कि वो इलेक्शन कमीशन की तारीख पर इत्तफाक ना करें और कहें कि you know he wants to give a different date legally, then what? जी, असूली तौर पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मशावरत के बाद ही सदर पाकिस्तान तारीख का ऐलान करते हैं, और इलेक्शन एक्ट 2017 के कानूनी फ्रेमवर्क में भी यही दर्ज है। लेकिन अगर आपने कानूनी मौक़िफ़ को बिल्कुल ही स्केल डाउन कर देना है तो सवाबदीद सदर पाकिस्तान की है। सदर पाकिस्तान ही ऐलान करते हैं वफाकी सतह पे इंतखाबात के हवाले से, और ये आईन पाकिस्तान में वाज़े तौर पे दिया गया है। लेकिन अब क्योंकि सदर साहब तो कह चुके थे कि तारीख जो है वो नवंबर की होनी चाहिए, हालांकि ये भी उन्होंने वो बेहतर जानते हैं, उन्होंने सिफारिश की थी, उन्होंने ऐलान नहीं किया था। मौक़िफ़ जो है आरफा साहिबा आइन में दिया हुआ वो यही है कि सदर पाकिस्तान साहब ऐलान करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कुछ उनकी कारकर्दगी रही है वो तुम्हारे सामने।
सही। फाद साहब, ये जो अतर साहब अभी बात कर रहे थे सर, ऑब्वियसली ये आजकल बहुत जिक्र हो रहा है, एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का कहा जाता है, फिर दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच जैसे सहाफ़ी भी यही कह रहे हैं कि अगर कीपिंग इन माइंड कि इस वक्त मसाइल पाकिस्तान के कितने ज़्यादा हैं कि साथ सारे चलेंगे, ज़रा कोई एटमॉस्फेरिक्स बेहतर होंगे तो ही हम अपने जो चैलेंजेस हैं उनसे निमट सकेंगे। पर सर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और अगर ऐसा ना हुआ तो व्हाट आफ्टर द इलेक्शंस? आई मीन कितना मसाइल जो हैं वो कम होंगे ऐसा अगर इलेक्शन हुआ, या कितनी आसानियां आएंगी नवाज शरीफ साहब के लिए भी? बिकॉज ऑब्वियसली इकोनॉमिक चैलेंजेस तो बहुत हैं, वो जीत जाएं चाहे सिंपल मेजॉरिटी से चाहे कोalition गवर्नमेंट। देखिए आरफा, मेरा इसमें व्यू ये है कि हमारे सामने ना इस टाइम दो तरह के चैलेंजेस हैं बुनियादी तौर पर। एक है सियासी चैनल और एक है गवर्नेंस का चैलेंज। अच्छा, जो सियासी चैलेंज है वो क्या है? वो यही है कि एक इस तरह का एक पॉलिटिकल प्रोसेस हो जिसमें सबको एतमाद हो, जिसके नतीजे में जो मैंडेट आए सब उसको एक्सेप्ट करें, और एक पार्लियामेंट मार्ज वजूद में आए, एक गवर्नमेंट बने जिसमें कोई उंगलियां ना उठाए, और जो है वो एक हमारा सिस्टम जो है वो चल पड़े। ये जो पॉलिटिकल चैलेंज है, ये जो एक सियासी हमारे सामने चैलेंज है, ये इसको मुझे नहीं लग रहा कि हम उसको अबूर कर पाएंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं आपसे सीधी बात करूंगा, वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इस टाइम मामला हमारे सामने चल रहे हैं, उसमें अभी आपने बल्ले की बात की, अतर साहब ने कहा कि जी बल्ले के पीछे बैट्समैन होना चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। क्या ये सब कुछ होगा? आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आई डोंट नीड टू स्पेल इट आउट। सो वो जो पॉलिटिकल चैलेंज है वो हम अबूर नहीं कर पाएंगे। सवाल बड़ा यह है कि अगर हम वो सियासी चैलेंज को अबूर नहीं कर पाते, अगर उस पर हम हावी नहीं होते, तो क्या गवर्नेंस मॉडल भी कोलैप्स कर जाएगा? यह है वो असल प्रॉब्लम जो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के फैसला साजों के सामने है, कि अगर पॉलिटिकल चैलेंज जो है वो उस तरीके से हासिल हम नहीं करते, इलेक्शंस हो जाते हैं, एक फेट अकम्पली हो जाता है, चाहे लोग उसको एक्सेप्ट करें ना करें, वो एक हो जाता है, चलें ठीक है, लेकिन क्या उसके नतीजे में जो मुश्किल फैसले होने हैं वो क्या हम कर पाएंगे? क्या अगले 3-4 साल में हम सियासी तौर पर अगर कुछ फेल भी हो रहे हों तो क्या गवर्नेंस के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से पाकिस्तान जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ जा सकता है? मेरे ख्याल में उसमें जो सबसे अहम नुकता है आरफा, वो मैं आपके सामने रखता हूं, वो ये है कि उसके लिए ये तभी हो सकता है जब तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबका बाय इन हो इन मुश्किल फैसलों में जिनको करने की जरूरत है। वो स्टेक होल्डर्स कौन है? वो सारी तमाम मेजर सियासी जमातें हैं, और वो एस्टैब्लिशमेंट है, और वो जुडिशरी है, और जो भी मेजर लोग हैं। क्या ये उस तरीके से एक टेंट के नीचे आ सकते हैं? ये बड़े अरसे से बात हो रही है कि जी ऐसा होना चाहिए, कोई इसको ग्रैंड डायलॉग कहता है, कोई इसको ग्रैंड रिकंसिलिएशन कहता है, कोई नाम कहता है, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। मुझे लगता है कि इस वक्त उसकी एपेटाइट मौजूद है जो पहले नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप एक बहुत बड़ी जमात को इस टेंट से बाहर रखते हैं, जो कि हमें नजर आ रहा है, तो फिर ये ग्रैंड बार्गेन कामयाब हो सकता है? वो एक ही तरीके से हो सकता है कि वो जिस जमात को बाहर रखने का प्लान कर रहे हैं उसका कोई एक वर्जन आप उस टेंट के नीचे ले आए। अगर आप ये ला सकते हैं तो फिर शायद इस एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने के चांस है। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैक वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें अतर काज़मी साहब से, फ़हाद हुसैन साहब से और बैरिस्टर असद रहीम खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल एक सियासी सूरत हाल है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो आज समाअत भी हुई इलेक्शंस के हवाले से। असद साहब, इलेक्शंस की तारीख इलेक्शन कमीशन सर पहले भी दे चुकी है, पंजाब के हवाले से उन्होंने दी, इससे पहले एंड जनवरी की भी दी, अब फरवरी की आ गई। सर क्या इसके बाद वी कैन रिलैक्स, या अभी भी ये गुंजाइश है कि एक दफ़े फिर ताख़ीर हो जाए इलेक्शंस में तारीख देने के बावजूद? जी 100% गुंजाइश है और 100% इम्कान है कि ताख़ीर हो सकती है। सही, बट लीगली इज इट पॉसिबल? सर आप तो एक जुमला कह के खामोश हो गए, एक्सप्लेन भी तो करें ना। इम्कान तो है, बट उसके लीगली किस तरह उसको मैनेज करेंगे?
वो डिटेल जज जिस तरह पूरा पिछला साल करें, मैंने उन्होंने मैं एक चीज ऐड करूं, उन्होंने अपना तबसरा महफूज कर लिया, इसकी डिटेल वो अगले प्रोग्राम में बता। अगर असद इसको एक्सप्लेन कर दे तो फिर सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, जो इस महफूज फैसले की जो डिटेल रीजंस हैं वो इस पूरे पिछले साल आप देख रही हैं जी। आपको पंजाब में कहा गया था कि इंतखाबात कर लें, नहीं हुआ। फिर इंतखाबात का कहा गया खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में सदर ने ऐलान किया, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने दिल पे पत्थर रख के ऐलान किया, कुछ भी नहीं हुआ। अदालत उज़्मा ने फैसला दिया कि आपको हर हाल में करना है, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका अपना कोई इख्तियार नहीं है कि वो ऐलान करे तारीख का, वो कह रही है आगे बढ़ के, या कह रहा है आगे बढ़ के कि जी 11 फरवरी होना चाहिए, तो उस पर आरफा साहबा योर गेस इज एज गुड एज माइन। आपको मैं कानूनी तौर पे बता सकता हूँ कि हर हाल में इंतखाबात होने चाहिए, उनको तो 90 दिन में होने चाहिए थे। असेंबलियां तो आपकी जनवरी में डिसॉल्व हो गई थी। तो अगर हम उसी प्रेसिडेंट को लेके चल रहे हैं, तो जैसे आपका पहला सवाल था, वो खुद ही अब एक प्रेसिडेंट बन गया है कि आप ताखीर कर सकते हैं, और ताखीर कर सकते हैं ये कहते हुए कि माली वसाइल नहीं है, लॉजिस्टिकली लोग कम हो गए हैं, 80 की दहाई में सैलाब आ गया था, और अब हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के जरिए हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया, तो अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगी तो इंतखाबात नहीं हो सकते। तो इन 5 ऑप्शंस में यू कैन चूज वन, और वो फिर वफाकी सतह पे ये बाद में बहाना बन सकता है। अप टू यू। लेकिन आरफा, मैं कह रहा था कि आप असद का जो असल फैसला है वो इनके डॉन अखबार के कॉलम में पढ़ेंगी। अभी उसका ये आपको अब्रिज्ड वर्जन दे रहे हैं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये उसका ट्रेलर टीजर दिया है। अंग्रेजी में होता है ना, अब उसका हम क्या करें, वो अंग्रेजी में लिखते रहे जो उन्होंने लिख रहे हैं, हमें तो अपने टॉक शो के लिए कमेंट्स चाहिए ना। अतर साहब, बहुत जिक्र हो रहा है सर आजकल पीटीआई पीपीपी अलायंस, कोई मतलब कि कोई सीरियसली गुफ्तगू हो सकती है? लग रहा है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े करीब आ रहे हैं अपनी, क्योंकि दोनों जिसको कहते हैं ना डसे हुए हैं। जी नहीं, मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल अलायंस उस तरह बनेगा, इंतखाबी अलायंस या फिर पोस्ट इंतखाब बाद कोई अलायंस बन सके, मुझे नहीं लगता। वो एक ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक शिफ्ट ली है अपने बयानिए में, अपने नैरेटिव में, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो उनको ये लगता था कि शायद हमारे लिए अगले सिस्टम में ज़्यादा स्पेस होगी, वो स्पेस अब उनको सुकड़ती हुई नज़र आ रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के आने की वजह से। और फिर उनको कुछ गिले शिकवे निगरान सेटअप से भी हैं। एक तरफ पंजाब में वो ये कहते हैं कि बड़ी फ्रेंडली किस्म की निगरान हुकूमत है जब वो नून लीग का जिक्र करें, लेकिन सिंध में हमारे साथ जो निगरान हुकूमत है उनका सलूक वैसा नहीं है। तो ये वो चीज़ें जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ गिले शिकवे कर रही है, पर मुझे ये कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई मैच्योर होगा इस तरह का कोई इत्तेहाद। फाद साहब, आपने गवर्नेंस के इश्यूज का जिक्र किया, कि उनको किस तरह टैकल करना है। सर, पीडीएम की जो हुकूमत रही पिछले 16 महीने, ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब तो नहीं थे, मगर बाकी टीम तो हम अज्यूम करते हैं कि यही टीम वापस आएगी जो सीनियर लीडरशिप है पीएमएलएन की। सर, ये जो चैलेंजेस हैं, जो एक यूथ बल्ज है उसके अपने जो ट्रस्ट के या पॉपुलैरिटी की तरह जिस तरह वो देख रहे हैं, पीएमएलएन इज इट रेडी फॉर दीज चैलेंजेस? आई मीन वजीर आजम तो वो बन जाएंगे, बट टीम क्या वो यही चूज करेंगे? क्या उनको एहसास है कि जो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं उनके साथ साथ जो मतलब कि मुल्क उसको देख रहा है, उस जमात को, वो क्या सोच रहे हैं? देखिए आरफा, मेरे ख्याल में ये जिन इश्यूज की आप बात कर रही हैं, जिस तरह की इनकलाबी किस्म की हमें गवर्नेंस चाहिए, वो तो किसी जमात के पास भी नहीं है, और यही हमारी बदकिस्मती है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो सबसे बड़ा बहरान इक्तिसादी है, या सबसे बड़ा बहरान जो है वो हमारा सियासी है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा बहरान जो है वो क़यादत का है। द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप इज द बिगेस्ट क्राइसिस दैट वी हैव इन पाकिस्तान टुडे। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आपने एक बेयर मिनिमम देखना है कि देखिए हमें अभी एक एग्जिस्टेंशियल इशू खड़ा हुआ है, अभी हम डिफॉल्ट करते करते बचे हैं, तो बेस्ट के सिनेरियो तो यही है कि अगर एक जैसी भी गवर्नमेंट है, जैसा भी इलेक्शन होता है, उसकी बुनियाद पे जैसी भी गवर्नमेंट आती है और उसकी जैसी भी लीडरशिप होती है, अगर वो 3, 4, 5, 6 बड़े फैसले कर सकें जिनकी बुनियाद पर अगले 2, 3 साल में, 4 साल में, जितना भी टाइम लगता है, हम कम से कम स्टेबल तो हो जाएं, हम कम से कम वापस
उस लेवल पर तो चले जाएं जहां पे आज से हम 7-8 साल पहले थे। तो अभी तो हम बिल्कुल बेयर मिनिमम की बात कर रहे हैं, और वो बेयर मिनिमम इश्यूज क्या हैं? वो प्राइवेटाइजेशन है, वो टैक्सेशन रिफॉर्म है, वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो एक मसला है, वो आपका, और सबसे बड़ा आपका जो है ये एक आपका डेट है और इकोनॉमिक मामला हैं। ये 3-4 बड़े इश्यूज हैं। अगर इनको सिर्फ इन्हीं को हैंडल कर लें और थोड़ा स्टेबल हो जाए तो मेरे ख्याल में थैंक गॉड फॉर स्मॉल मर्सीज देन। 30 सेकंड सर। देखिए, मसला ये है कि जो 16 महीने के दौरान तमाम सियासी जमातों की हुकूमत थी, उसमें क्या डॉलर नीचे आया? इसहाक डार साहब को भेजा गया था। अब ये जो निगरान सेटअप आया है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आर्मी चीफ ने इंटरेस्ट लिया, इदारों ने इंटरेस्ट लिया, डॉलर नीचे आया, चीज़ें सस्ती हुई, तो अब दोबारा उन्हीं के हवाले हुकूमत कर दी जाए कि जिन्होंने डॉलर नीचे करना था लेकिन कहाँ पे पहुंचा दिया। तो ये चीज़ भी अवाम फिर देखते हैं। जी असद साहब, योर कमेंट्स, यू हैव अबाउट 40 मिनट्स 40 सेकंड सर। जी, धरने के वक्त भी वही हकीकत थी, और जो हमने देखा तहरीके अदम एतमाद 2022 का, तब भी वही हकीकत थी। जब तक आप मुंतखब हुकूमत को अपनी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल नहीं करने देंगे और उस साइकिल को आगे नहीं चलने देंगे, तो हम हर बार हर साइकिल में ना सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बहरान होता है, सियासी इस्तेहकाम का भी बहरान होता है, और फिर इतनी ज्यादा इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। तो तमाम मुंतखब नुमाइंदों को अब इस नुक्ते पर जहत हो जाना चाहिए कि हम वोट का उसी तरह एहतराम करेंगे, और 5 साल की जो मुद्दत है उसको मुकम्मल होना, पॉलिसी लॉन्जेविटी को आगे बढ़ना, वो मेरे ख्याल से अव्वलीन तरजीह रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।